3 घंटे मुसलसल चलने के बाद हम घने जंगल में पहुंचने में कामयाब हो गए। यहाँ पहुंचकर गाइडों ने मशवरा दिया कि सब लोग कुछ देर आराम कर लें, हम आगे हालात का जायजा लेकर आते हैं, कहीं रास्ते में दुश्मन तो नहीं। गाइड जाते हुए हमारे एक साथी वहीद शेख को भी अपने हमरा ले गए। गाइडों को कई घंटे गुजर चुके थे तो हमें तशवीश होने लगी कि न जाने गाइड वापस क्यों नहीं आए। सूरज गुरूब हो गया, फिर देखते ही देखते हर तरफ अंधेरा छा गया, लेकिन हमारे रहनुमाओं के बारे में हमें कोई इत्तला नहीं थी। मजीद परेशानी ये थी कि हमारा एक साथी भी इनके साथ गायब हो चुका था। वहीद शेख के पास एक ही वाकी टाकी सेट था। अब हम ना तो किसी से राब्ता कर सकते थे, ना हम में से किसी को रास्ता मालूम था। रात 9 बजे तक जंगल में बैठे रहे, लेकिन किसी को आना था, ना ही कोई आया। खासी देर तो ये उलझन रही कि इंतजार कब तक किया जाए, लेकिन फिर इस बात पर यकसू हो गए कि रुके रहने के बजाय आगे बढ़ना बेहतर है। अब ये सवाल सामने था कि जाएं कहाँ। अंधेरे में कोई सिमत सामने दिखाई नहीं देती थी। थोड़ी सी बहस के बाद ये फैसला भी हो गया कि बस एक सिमत की जानिब रुख करते हैं और चलते रहते हैं। हमारे अमीर सफर अब्दुल रऊफ को सफर की सिमत का थोड़ा बहुत अंदाजा था, लिहाजा हमने एक सिमत ये फर्ज करके चलना शुरू कर दिया कि कश्मीर उधर ही है। पूरी रात जंगल में चलते रहे। अगले रोज भी मुसलसल सफर जारी रहा। पहाड़ों पर चढ़ते और उतरते रहे। कलाशनकोफों के बट से बर्फ काट कर कदम रखने की अब खासी मश्क भी हो चुकी थी। रफ्तार अभी निहायत सुस्त थी, लेकिन चलते रहने की आदत सी हो गई थी। ये अजीब बात थी कि दूर दूर तक किसी जीरू का निशान नहीं था। मुझे तो यूँ लगता था कि इस रास्ते से आज तक कोई गुजरा ही नहीं होगा। इन दरख्तों ने पहली बार किसी बनी आदम के कदमों की चाप सुनी होगी। सबसे आगे मैं चल रहा था। कोई नक्शा हमारे पास नहीं था जिससे सिमत का तयन किया जा सकता था, इसलिए सबसे ज्यादा अनजान आदमी को ही काफिले वालों ने अपना रहबर मान लिया था। 2 दिन और 2 रातें इसी आलम बेखबरी में चलते रहे। खाने की चीजें जो हम साथ लेकर आए थे कब की खत्म हो चुकी थी। पहले भूख का इम्तिहान शुरू हुआ, फिर प्यास ने भी आजमाइश शुरू कर दी। इस सरजमीन पर दूर दूर तक पानी का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। हद नजर तक बर्फ की सफेद तह बिछी हुई दिखाई देती थी। बर्फ से खुश्क होंठ और हल्क गीले करने की कोशिश करते तो खुश्की मजीद बढ़ जाती, होंठों पर पपड़ी सी जमने लगती। खुदा बंदों को उनकी ताकत से ज्यादा मुसीबत में नहीं डालता। एक ग्लेशियर पर से गुजरते हुए हमें पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। कान लगाकर सुना तो पता चला बर्फ की मोटी तह के नीचे पानी बह रहा है। बर्फ काटी तो पानी नजर आने लगा, लेकिन हाथ नहीं पहुंचते थे। हमने छड़ी से बोतलें बांधकर पानी निकाला और खूब सैर होकर प्यास बुझाई। बोतलें भी भर ली। प्यास कम होते ही हमें नींद मगलूब करने लगी। कदम कहीं रखते थे, पड़ते कहीं। थकावट से सबका बुरा हाल हो चुका था। बस कोई अनोखा जज्बा था जिसके सहारे कदम उठ रहे थे, वरना आम हालात में ऐसा करना इंसान के बस से बाहर होता है। सबने मिलकर फैसला किया कि कुछ देर आराम करके सफर शुरू करेंगे। बैठते ही एक और मुसीबत ने आ लिया। सर्दी की शिद्दत से लहू रगों में जमने लगा था। चलते हुए जिस्म गर्म थे, लेकिन यूं ही सस्ताने बैठे सर्दी हड्डियों में उतरने लगी। अजीब मुश्किल में गिरफ्तार हो चुके थे। कदम उठाने की सकत नहीं थी और आराम करने के लिए कोई जगह ना थी। चल सकते थे ना आराम कर सकते थे। इस मुश्किल का हल ये निकाला कि आग जलाई जाए। हालांकि ये एक निहायत खतरनाक हरकत थी। रात के वक्त रोशनी देखकर भारतीय फौजी हमें घेरे में ले सकते थे, लेकिन हम यूं ठिठर ठिठर कर मरना नहीं चाहते थे। हमने लकड़ियां जमा की और आग जलाकर इसके गिर्द बैठ गए। रात का बकिया हिस्सा हमने इस तरह गुजारा। सुबह सवेरे फिर चल पड़े। दिन भर अल्लाह के भरोसे चलते रहे। इसके सिवा हमारा कोई रहबर और रहनुमा ना था। इससे अच्छा रहबर कौन हो सकता है। दिन गुजर गया और अब एक बार फिर रात की तारीकी दिन की रोशनी पर गालिब होने लगी थी, लेकिन हुनूस हमें कोई रास्ता नहीं मिला था। हम वैसे ही टामक टोइयां मार रहे थे। शाम गहरी हुई तो सभी अहले काफिला पर मायूसी सी छाने लगी थी। सब ये सोच रहे थे कि भूख, प्यास और सर्दी का कब तक मुकाबला करते रहेंगे। इसी तरह भटकते रहे और किसी आबादी तक ना पहुंच पाए तो भूख, प्यास और सर्दी की शिद्दत से जान दे देंगे और किसी को खबर तक ना होगी। और आजादी की राह पर चलने वाला कोई कारवां यही बर्फ की तह के नीचे दबा पड़ा रहेगा। मौत का खौफ नहीं था, मौत के लिए तो हम सब तैयार थे। दुख इस बात का था कि दिल के अरमान निकाले बगैर, दुश्मन से 2-2 हाथ किए बगैर मौत आ रही थी। मायूसी और गम के इन लम्हों में खालिद भाई ने तवज्जो दिलाई कि हमने ये दिन सफर करते गुजार दिए। मौसम की शिद्दत और भूख और प्यास में किसी को नमाज पढ़ना याद नहीं रही। आइए सब लोग मिलकर नमाज पढ़ते हैं, अपने रब से मदद की इल्तिजा करते हैं। हो सकता है कि वो हमें इस जंगल से निकलने का कोई रास्ता दिखा दे और हम किसी आबादी में पहुंच जाएं।
सब लोगों ने तयम्मुम किया, नमाज कज़ा अदा की। इस अमल में कोई 1.5 घंटा लग गया। नमाज के बाद मकबूजा कश्मीर के जिला इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले अबू बकर भाई ने बड़े इज्जो इनकसारी के साथ दुआ मांगी। इनका ज़ुहद व तक़वा मिसाली था। अभी इनकी दुआ जारी ही थी कि एक जानिब से बंदरों का एक गिरोह नमूदार हुआ और हमारे सामने उछलने कूदने लगा। हमने इस किस्म के कई वाक़यात सुन रखे थे कि मुजाहिदीन का कोई काफिला जंगल में भटक गया और फिर बंदरों ने या किसी दूसरे जानवर ने नुमाई की। हमने भी इसे ताईदे गैबी जाना। बंदर एक जानिब चले और हम भी बंदरों के पीछे चलने लगे। बंदर उछलते कूदते हमारे आगे आगे जा रहे थे। पाँव रखते तो घुटनों तक बर्फ में धंस जाते, ये पाँव खींच कर निकालते और दूसरा पाँव बर्फ में धंसा होता। लेकिन बंदरों की रहनुमाई में हमारा सफर जारी रहा। रात के 2:30 बजे के करीब हमने एक पहाड़ी ढलान के करीब एक मकान देखा। 2 दिन में पहली बार इंसानी आबादी का कोई निशान नजर आया था। हम समझे ये भारतीय फौजी का कैंप हो सकता है। सब साथियों को रोककर मैंने इधर उधर का जायजा लिया। इसी असना में बंदरों का गिरोह हमें छोड़कर गायब हो चुका था। सब साथियों ने हमें कहा कैंप के गिर्द घेरा कर लें, इसे घेरे में ले लेते हैं। इस पर कब्जा किए बगैर हमारे पास कोई चारा न था। हम कैंप को इसलिए कब्जा में लेना चाहते थे कि एक तो कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, दूसरा फौजियों को यरगमाल बनाकर इनसे रहनुमाई ली जा सकेगी। काफिले के अमीर रऊफ भाई ने फैसला किया कि बाकी मुजाहिद कैंप को घेरे रखेंगे, जबकि मैं, इजाज भाई, खालिद भाई और बिलाल भाई कैंप के अंदर जाकर कब्जा कर लेंगे। प्रोग्राम ये था कि पहले भारतीय फौजियों से बात करेंगे कि तुम सब हमारे घेरे में हो, इसलिए हथियार फेंक कर अपने आप को हमारे हवाले कर दो। उन्होंने अगर पसोपेश की तो सबको मार डालेंगे, वरना कुछ न कुछ को यरगमाल बनाने की कोशिश की जाएगी। कैंप एक नाले के करीब खुली जगह पर वाक़ था। दोनों अतराफ में इंतहाई तंग नाला बहता था। किनारे घने दरख्तों से ढके हुए थे। इस तरह ये जगह एक छोटी सी वादी की शक्ल इख्तियार किए हुए थी। ऐसे में अचानक हमने एक जोरदार आवाज सुनी। आवाज सुनते ही हम इधर उधर बिखर गए और दरख्तों की आड़ ले ली। लेकिन काफी देर गुजरने के बावजूद ना तो फायर हुआ ना कोई हरकत हुई। तो मैं अपनी जगह से उठा और रऊफ भाई के पास गया। इनसे कहा शायद ये किसी जानवर, रीछ वगैरह की आवाज है। आहिस्ता आहिस्ता हम सब साथी इकट्ठे हो गए। एक मुजाहिद किसी पहाड़ी इलाके का रहने वाला था। इसने यकीन से कहा ये रीछ ही की आवाज है। एक बार फिर हम मुस्ताद होकर फौजी कैंप की तरफ बढ़ रहे थे। कलाशनकोफें हमने बिल्कुल सीधी रखी हुई थी कि जो ही कोई सामने आए इसे गोली से उड़ा सकें। आहिस्ता आहिस्ता बगैर कोई आवाज पैदा किए हम मकान के दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। हम एकदम दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए, लेकिन हमारी हैरानी की इंतहा न रही कि मकान के कमरे बिल्कुल खाली थे। हालात ने हमारे साथ एक बार फिर मजाक किया था। पहले हमने दरख्तों को भारतीय फौजी समझा और अब कश्मीरी गुज्जरों के मवेशियों के टारे को आर्मी कैंप। ये टारे गुज्जरों और बकरवालों ने आर्जी तौर पर बना रखे होते हैं। गर्मियों में बर्फ पिघलने लगती है तो वो अपनी भेड़ बकरियों के साथ आते हैं और चंद माह इन मकानों में गुजारते हैं। बर्फबारी शुरू होते ही मैदानी इलाकों की तरफ कूच कर जाते हैं। हमने सब साथियों को बुला लिया। ये हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम था। कम से कम हम यहाँ रगों को लहू मंजमद करने वाली सर्दी से बचा सकते थे। सब साथी गैर आबाद कमरों में लेट गए और हम चंद मुजाहिद बाहर आकर आगे की मंसूबाबंदी करने लगे।